नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ के इस खास सब बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा आज नई दिल्ली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कल अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। मौके पर प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर चर्चा होगी और इसे आज ही पारित भी किया जाएगा। इस विधेयक से अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों को और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्यसभा में विदेश मंत्री सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक में सामूहिक संहार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण करने के प्रावधान को रोकने के लिए इसका प्रावधान है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। श्रीलंका में मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक करेगी। श्रीलंका पिछले 7 दशकों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जहां विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वरुण नामक ड्रोन की विशेषताओं और कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी से पहले देश का रक्षा क्षेत्र काफी मजबूत हुआ करता था, लेकिन बाद में हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक बन गए। पीएम ने बताया कि कैसे 2014 के बाद सरकार इसको बदलने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों से हमारा रक्षा आयात 21% कम हुआ है, जबकि पिछले 8 सालों में हमारा रक्षा निर्यात 7 गुना बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में इंडियन कंटेंट 76% और आईएनएस विशाखापट्टनम में इंडियन कंटेंट 90% है। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने जा रहे हैं। भारतीय दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। इस बातचीत में एथलीट्स के साथ साथ उनके कोच भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की बातचीत प्रमुख खेल आयोजनों में भाग लेने से पहले एथलीट्स को प्रेरित करने के लिए उनके निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट के दल के साथ टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट्स के दल के साथ भी बातचीत की थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के दौरान आयोजित किए जाएंगे। कुल 215 एथलीट 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में भाग लेकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केरल के कन्नूर में देश के दूसरे व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई। ये व्यक्ति 13 मई को दुबई से केरल आया था और उसमें इस वायरस के लक्षण मिले हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक बयान में कहा कि ये व्यक्ति कन्नूर में परियारम मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और उसकी हालत संतोषजनक है। इस मरीज के संपर्क में आए लोगों को निगरानी में रखा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच की समीक्षा की। राज्यों, हवाई अड्डों और बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को मंकी पॉक्स के खतरे को कम करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आव्रजन जैसी अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल स्थापित करने की सलाह दी गई। असम में कुछ स्थानों पर खासकर पूर्वी जिलों में रविवार शाम से मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। हालांकि बाढ़ की स्थिति में सुधार, क्योंकि सोमवार को प्रभावित आबादी की संख्या घटकर 58,000।
विश्वनाथ, कछार, डिब्रूगढ़, दीमा हसाओ, मोरीगांव और तामुलपुर अभी भी बाढ़ से प्रभावित। 382 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 196। कल डिब्रूगढ़ जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में विश्वनाथ, बंगोईगांव और मोरीगांव जिलों में कटाव के कारण नुकसान की सूचना मिली, जबकि हैलाकांडी जिले में भूस्खलन की सूचना मिली। प्रशासन प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। गंभीर रूप से प्रभावित आबादी वाले इलाकों में नुकसान की मरम्मत और पुनर्वास के प्रयास जारी हैं। बाढ़ के बाद की स्थितियों में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए स्वच्छता अभियान और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी में राज्य के अगले कुछ दिनों में बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ते ही जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। पिछले वर्ष यमुना और बेतवा दोनों नदियों ने जमकर कहर बरपाया, जिसमें मुख्यालय की निचली बस्तियों सहित सैकड़ों गांव पानी में डूब गए थे। बाढ़ की गंभीर स्थिति से बचने के लिए मौदहा बांध द्वारा नदियों के किनारे किनारे पिचेन का निर्माण किया गया, जिसमें नदियों के किनारे बसे गांवों को कटानों से रोका जा सके तथा बाढ़ बचाव की तैयारियों के साथ साथ बाढ़ बचाव के उपकरण भी तैयार किए गए। अरुणाचल प्रदेश से बड़े हादसे की खबर आई। भारत चीन बॉर्डर पर काम करने वाले मजदूरों के समूह के 18 लोग लापता, जबकि एक की मौत। ये मजदूर एक हफ्ते से लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन मजदूरों की मौत कुमी नदी में डूबने से हुई। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एमएसपी कमेटी को गठित कर दिया है। इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने की देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को बदलने, एमएसपी को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए एमएसपी कमेटी का गठन किया गया है। एमएसपी कमेटी में 16 लोगों के नाम हैं। इसमें केंद्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की। दोनों बैंकों ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया। वक्त एक ब्रेक का। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। एसबीआई ने व्हाट्सएप पर अपने कस्टमर्स को बैंकिंग की सुविधा देनी शुरू की है। एसबीआई के व्हाट्सएप नंबर पर चैट के जरिए बैंक बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट की जानकारी समेत कई सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है। रिटेन इंडिया पावर ने ब्रिजेश गुप्ता को कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। उनके पास नवीकरणीय ऊर्जा, स्टील, माइनिंग, कमोडिटी के क्षेत्र में देश और विदेश के कार्य का अनुभव है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान में कटौती की है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसे घटाकर 7.2% कर दिया गया। आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट के नियम में एक बड़ा बदलाव किया। अब एफडी की मैच्योरिटी पूरे होने के बाद अगर आप राशि को क्लेम नहीं करते तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। टीसीएस रेवेन्यू के मामले में ब्रिटेन की टॉप 3 आईटी कंपनियों की लिस्ट में एक बार फिर सबसे ऊपर। ये लिस्ट इंडस्ट्री एनालिस्ट फर्म टेक मार्केट व्यू ने जारी की। प्रधान एयर एक्सप्रेस को पहलवान नाम का विश्व का पहला A320 परिवर्तित हो सकने वाला मालवाहक कन्वर्टेड
फाइटर यान मिल गया। ये विमान सिंगापुर से उड़कर रविवार रात 8:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। अडानी विल्मर ने खाद्य तेल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की। नई कीमतें वाली जो खेप है वो बाजार में जल्द उपलब्ध होगी। ईपीएफओ शेयर बाजार में अपना निवेश बढ़ा सकता है। ईपीएफओ इक्विटी में निवेश की मौजूदा 15% की सीमा को बढ़ाकर 20% कर सकता है। करेंसी बाजार में डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट के साथ पहली बार 69 रुपए के आसपास बंद हुआ रुपया। कल कारोबार की अगर बात की जाए तब भी पहली बार 69.9 पैसे के लेवल तक जा गिरा था रुपया। उत्तर भारत में भारी गर्मी के कारण साल 2022 में जनवरी से लेकर जून के बीच घरेलू एसी बाजार करीबन 60 लाख यूनिट्स बेच रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने एनएससी कर्मचारियों की फोन टैपिंग, जासूसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार निफ्टी की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन की हिरासत 4 दिनों के लिए बढ़ा दी। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता IVOMI एनर्जी पुणे में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 5G नीलामी शुरू होने से पहले 14,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई है। वहीं भारतीय एयरटेल ने भी अग्रिम रूप में 5,500 करोड़ रुपए जमा किए। श्रीलंका को कल देश का नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। शुक्रवार को स्पीकर अभय वर्धने ने कहा, राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई को संसद के जरिए। रणील विक्रमसिंघे के साथ विपक्ष नेता साजिद प्रेमदासा, पूर्व सेना प्रमुख शरद फोसैंका, पूर्व मंत्री दुलास अल हपरुमा और जेवीपी नेता अनुराग कुमार दिसान नायके ने राष्ट्रपति पद को लेकर अपनी उम्मीदवारी में रुचि दिखाई। श्रीलंका आर्थिक संकट से लेकर व्यापक स्तर पर सरकारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के कारण राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की जरूरत पड़ी। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे। उनके साथ मैदान में केवल 4 प्रतिद्वंदी बचे हुए हैं। पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने सोमवार को संसद के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान में शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके प्रतिद्वंदी टॉम तुंगेट सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से बाहर हुए। ब्रिटिश भारतीय पूर्व वित्त मंत्री को तीसरे दौर के मतदान में 115 मत प्राप्त हुए, जबकि व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डन को 82, विदेश सचिव लिज ट्रूस को 71, कैमी बेडनॉच को 58। आज होने वाले अगले दौर के मतदान में सूची के और घटने की उम्मीद है। बृहस्पतिवार तक केवल 2 उम्मीदवार मैदान में बचेंगे। 5 सितंबर तक विजयी उम्मीदवार तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेगा। ईयू के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और अजरबैजान के राष्ट्रपति प्राकृतिक गैस की आयात को दोगुना करने पर सहमति जता चुके हैं। वॉन डेर लेयन ने समझौते के तहत अजरबैजान यूरोपीय संघ को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर 8.1 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 2022 में 12 बिलियन क्यूबिक मीटर करने की उम्मीद जताई। देश में गहराते राजनीतिक संकट के बीच इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने सोमवार को गैस पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अल्जीरिया का दौरा किया। इटली के प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए अल्जीरिया का दौरा करने वाले थे, लेकिन राजनीतिक संकट से निपटने के लिए उन्होंने यात्रा को छोटा किया। अल्जीरिया इस साल इटली को अतिरिक्त 4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस मुहैया कराएगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 30 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि जुब्बा एयरवेज द्वारा संचालित विमान से सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकाल लिया गया। ये एक घरेलू उड़ान थी जो द्वीप शहर बेदुआ से आ रही थी। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। हादसे के कारण का भी पता नहीं लग पाया है। विमान मोगादिशु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिर उसमें आग लग गई। घटनास्थल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें विमान के मलबे से काला धुआं निकलता नजर आ रहा है। दुनिया भर में कोरोना के संकट के वजह से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में नए एक वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। घाना में मार्बर्ग संक्रमण के मामले सामने आने के बाद इस प्रकोप के तौर पर घोषित किया गया। मार्बर्ग संक्रमण इबोला की तरह ही होता है, जिसके कारण गंभीर रोग विकसित होने का खतरा हो सकता है। मार्बर्ग वायरस रोग हेमोरेजिक फीवर के रूप में भी माना जाता है। ये इंसानों में अत्यंत घातक है। मार्बर्ग वायरस के कारण होने वाले रोग की पुष्टि की गई है। दोनों ही अस्पताल जो लोग थे उनकी इसी दौरान मौत हुई है। एहतियात के तौर पर अभी 98 लोगों को संदिग्ध मानकर क्वारंटीन किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एसपीयू सुरक्षा सेवा प्रमुख और शीर्ष अभियोजक को अचानक निलंबित करने के एक दिन बाद उनके खिलाफ जांच शुरू की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश की सुरक्षा प्रमुख इवान बाकानोव और शीर्ष अभियोजक इराना वेनडिक्टोवा को निलंबित कर दिया। दो शीर्ष अधिकारियों को उनके संगठनों से रूसी जासूसों को निकालने में विफल रहने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। एसबीयू सुरक्षा सेवा के प्रमुख इवान बाकानोव ज़ेलेंस्की के बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक वीडियो बयान में राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि ये जोड़ी अपने संगठनों से गद्दार और सहयोगियों को मिटाने में विफल रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा हाल के बदलावों के बावजूद यूक्रेन के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करना जारी रखेगा। यूके विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन यूरो देने पर सहमति व्यक्त की है। नई सहायता के साथ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को सुरक्षा सहायता 2.5 बिलियन यूरो तक पहुंचाई गई। रूस के स्वतंत्र टीवी स्टेशन दोजद या टीवी रेन ने सोमवार को विदेश से प्रसारण फिर से शुरू कर दिया। टीवी रेन ने कहा कि उसे एक यूरोपीय संघ प्रसारण लाइसेंस प्राप्त हुआ है और वह लताविया, फ्रांस और नीदरलैंड के साथ जॉर्जिया स्टूडियो से काम करेगा। ये यूट्यूब पर भी स्ट्रीम होगा जो रूस में सेंसर नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज तेहरान में मुलाकात करेंगे। एर्दोगान के साथ वार्ता यूक्रेनी अनाज निर्यात को फिर से आगे बढ़ाने की योजना पर ध्यान केंद्रित करेगी। रूस, यूक्रेन, तुर्की, संयुक्त राष्ट्र के बीच इस सप्ताह के अंत तक एक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण दो प्रमुख वैश्विक गेहूं आपूर्तिकर्ताओं ने अनाज और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। ईयू जंगल की आग से निपटने के लिए अग्निशमन विमानों को खरीदने की बातचीत कर रहा है। भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल ईयू ने इस महीने पुर्तगाल, फ्रांस, स्लोवेनिया सहित कई देशों में अग्निशमन विमान भेजे हैं। ग्रीस में यूरोपीय देशों के 200 दमकल कर्मी भी स्थानीय टीमों के सहायता के लिए तैनात किए गए। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की हर्षिता गरुड़ ने लड़कियों के 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हर्षिता ने स्नैच में 59 किलोग्राम जबकि क्लीन एंड जर्क में 88 के साथ कुल 157 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी पाई। सौम्य दवी ने 45 किलोग्राम भार में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। पुरुषों के 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के एल धनुष ने कांस्य पदक अपने नाम किया। धनुष ने 85 किलोग्राम स्नैच के साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की। दक्षिण कोरिया के चांगवान शहर में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में भारत ने इतिहास रच दिया। दरअसल भारतीय शूटर मिराज अहमद खान ने स्कीच प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया। ये पहला मौका है जब भारत इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल उसने जीता है। गौरतलब है कि मिराज अहमद खान चांगवोन प्रतियोगिता में शिरकत करने वाले सबसे अधिक उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी हैं। मिराज अहमद खान 2 बार ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके हैं। 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए विश्व कप में मिराज ने सिल्वर पदक जीता था। नरेंद्र बत्रा ने कल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी।
बत्रा ने 3 अलग अलग पत्रों के जरिए आधिकारिक रूप से आईओए, आईओसी और FIH में अपने पदों से इस्तीफा दिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने ये फैसला भारत के खिलाफ सीरीज हारने के बाद लिया। 31 वर्षीय स्टोक्स डरहम में अपने होम ग्राउंड पर 19 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर का आखिरी एक दिवसीय मैच खेलेंगे। वेस्टइंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश रामदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 2005 में किया था। दिनेश ने आखिरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2019 में वो खेलते हुए नजर आए। दिनेश के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 284 अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने 5734 रन बनाए। दिनेश रामदीन ने 3 फॉर्मेट्स में वेस्टइंडीज का नेतृत्व भी किया। दिनेश रामदीन वेस्टइंडीज की 2012 और से लेकर 2016 T20 विश्व कप चैंपियन टीम का भी हिस्सा रहे। फिल्म रक्षाबंधन का नया गाना डन कर दो रिलीज हो गया। इस गाने में अक्षय कुमार माता रानी के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स से दुनिया भर में प्रसिद्धि पाने वाली एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क दिमाग की गंभीर बीमारी ब्रेन एन्यूरिज्म से जूझ रही हैं। मशहूर गायक भूपेंद्र सिंह ने कई लोकप्रिय गीतों को अपनी मधुर आवाज दी। उनकी आवाज और पहचान हमेशा याद रहेगी। कल उनका निधन हो गया था। कहीं आसमान नहीं मिलता, सी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।